गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इनकम टैक्स में पीजीबीपी, बिजनेस एंड प्रोफेशन। इनकम की बात कर ली थी। इनकम की बात में परसेप्शन ये निकला कि अगर बिज़नेस का इंटेंशन है तो उससे जितना भी ट्रांजैक्शन हो, 1 हो कि 1000 हो, बिज़नेस की इनकम मानी जाएगी। बिज़नेस कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जितनी भी छोटी मोटी रिसीट्स है, कहीं से ही पैसे मिल जाए, बिज़नेस से रिलेटेड है तो बिज़नेस की इनकम मानी जाएगी। क्लियर? तो इनकम की बात नहीं, ये तो सिर्फ इंक्लूजन है, सब चीज़ इंक्लूड हो जाएगी, बिज़नेस की इनकम मानी जाएगी। किसी के लिए मना थोड़ी करा कि ये तो नहीं मानेंगे भाई, नहीं भैया, बिज़नेस कर रहे हो तो इनकम मानेंगे। फिर आए हम खर्चे पे कि कौन सा खर्चा अलाउड, कौन सा खर्चा अलाउड, डिसअलाउड या नॉट अलाउड। ठीक है, यहाँ पे मेन बहस होगी। 90% हमें चैप्टर में यही पढ़ना है। तो सरकार ने खर्चे 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखे हैं। एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड, एक्सपेंसेस अलाउड ऑन जनरल कमर्शियल प्रिंसिपल्स, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली डिसअलाउड, एक्सपेंसेस डिसअलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, याद रखने के लिए बहुत कम है। जितना भी पढ़ेंगे मेनली कॉमन सेंस पे बेस्ड है। आपका दिल एक बार में एक्सेप्ट कर लेगा कि हाँ सर सही कह रहे हो, तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये याद रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो पहला चलते हैं अपन एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड में। इस एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड में सबसे पहला आया एक्सपेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस, रेंट और करंट रिपेयर्स। इट मीन्स हमने अभी 2 लेक्चर पहले ही बिल्डिंग मतलब हाउस प्रॉपर्टी को बिजनेस और हाउस प्रॉपर्टी दोनों से कंपेयर किया था कि हाउस प्रॉपर्टी वाले चैप्टर में हमने ये पढ़ा है कि जिस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में आप अपना बिजनेस रन कर रहे हो उसको हाउस प्रॉपर्टी में क्या कर दो, इग्नोर कर दो। अब कोई गधा ये प्रैक्टिस अपना रहा हो कि वो अपने आप को ही रेंट दे रहा हो, तो यहाँ पे खर्चा भी नहीं माना जाएगा, वहाँ पे इनकम भी नहीं मानी जाएगी। वो जो बिल्डिंग है वो हाउस प्रॉपर्टी में एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में एग्जिस्ट करती है। अब उस बिल्डिंग के लिए आपका जो भी खर्चा हो रहा है वो हाउस प्रॉपर्टी में एज इट इज अलाउड है, जो कि थोड़ा सा चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया? हाउस प्रॉपर्टी में तो बहुत सारे खर्चे अलग अलग लॉजिक से अलग अलग बेस पे अलाउड है। जैसे म्यूनसिपल टैक्सेस पेमेंट बेस पे ही अलाउड है, इंटरेस्ट ड्यू बेस पे ही अलाउड है, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाता है, दूसरे कोई से भी खर्चे आपके अलाउड नहीं है। पढ़ा ना आपने? यहाँ पे ऐसा कोई सा भी स्टैंडर्ड रूल नहीं है। यहाँ पे तो है भाई जो एक्चुअल है वो अलाउड है। म्यूनसिपल टैक्सेस बनता है, आप पे करते हो तो अलाउड है। और अब ये खर्चों वाली सारी बात कहूँ, इससे पहले हमें ना इनकम टैक्स में अकाउंटिंग का मेथड समझ लेते हैं, खास करके बिजनेस एंड प्रोफेशन में। यूँ कहते हैं कि भाई हमने अकाउंटिंग में, या हमने नहीं, आप जिससे भी पढ़ के आए हो, अकाउंटिंग में उन्होंने आपको ही कभी ना कभी बताया होगा कि 2 तरीके की अकाउंटिंग होती है, एक कैश बेसिस और एक ड्यू बेसिस, जिसको अपन बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इनकम टैक्स में दोनों अलाउड है। एज पर आर अकाउंटिंग 11-12 कैश बेसिस अलाउड नहीं है, मर्केंटाइल ड्यू बेसिस ही अलाउड है। लेकिन इनकम टैक्स में दोनों अलाउड है। मतलब मैं अगर मेरी इनकम कैश बेसिस पे टैक्स देना चाहूँ तो वो भी अलाउड है, मैं मेरी इनकम पे ड्यू बेसिस पे टैक्स देना चाहूँ तो वो भी अलाउड है। और पर्सनली मैं खुद की कहूँ तो बीसीसी कैश बेसिस पे टैक्स देती है। कैश बेसिस पे टैक्स देती है मतलब जितनी इनकम हमें मिल गई, जितना पैसा आपकी फीस से आ गया वही इनकम है, और जितना जितना मैंने पेमेंट कर दिया वही खर्चा है। आउटस्टैंडिंग बेसिस पे कोई सा भी खर्चा हम अलाउड नहीं करते। समझ में आ रहा है कि नहीं? बाकी की पूरी दुनिया ड्यू बेसिस पे चलती है। ड्यू बेसिस पे चलती है मतलब मैंने आप लोगों को पढ़ाया, आपकी फीस हो गई मान लो 5 लाख, उसमें से 4,50,000 ही रिसीव हुई है, पर मैं इनकम कितनी मानता हूँ? 5 लाख रुपीज़ ही मानता हूँ, क्योंकि जो 50 रह गए वो बाद में आ जाएंगे। अब अगर मैं ड्यू बेसिस चला रहा हूँ तो खर्चे पे भी ड्यू बेसिस चलेगा। 12 महीने हो गए, 12 महीने में से 11 महीने का रेंट दे दिया, 1 महीने का अभी ड्यू है, मैं अगले महीने दे दूंगा, अगले साल में दे दूंगा, भले ही दे दूंगा, ड्यू बेसिस पे वो खर्चा मेरा क्या है? अलाउड है। समझ में आया कि नहीं? बस इनकी एक शर्त है कि देख बच्चे, वहाँ तुम्हें 11-12 में तो रिस्ट्रिक्ट करके भेजा गया कि मर्केंटाइल अलाउड होता है, क्योंकि इसमें प्रूडेंस कंसेप्ट फॉलो हो जाता है, मैचिंग कंसेप्ट फॉलो हो जाता है, और ये ट्रू एंड फेयर व्यू भी जता देता है। हमने तो पूरे सारे रास्ते खुले छोड़े तुम्हारे लिए, तुम चाहो कैश बेसिस, तुम चाहो ड्यू बेसिस। बस हमारी सिर्फ एक शर्त है कि तुम्हारे बाप का राज नहीं है। एक बार तुमने चला दिया कैश तो फिर तो क्या चलेगा? कैश। एक बार तुमने चला दिया ड्यू तो फिर तो क्या चलेगा? ड्यू। नहीं तो कोई शाणा बने, यूँ कहे कि मेरे 12 लाख की इनकम में से इस साल तो सिर्फ 10 लाख रुपए ही आए हैं, तो कैश बेसिस पे टैक्स दे देते हैं 10 लाख पे। अगले साल
12 लाख की इनकम में से 12 भी आ गए और पिछले 2 भी आ गए, तो कैश बेसिस पे तो 14 टैक्सेबल हो रहा है, अपन ड्यू बेसिस पे दे दो, 12 लाख पे टैक्स दे दो, तो 2 लाख तो बीच में खाई गया साला। तो कह रहा है ऐसा अलाउड नहीं है, कैश तो कैश, ड्यू तो ड्यू। क्लियर? तो अब ये बातें निकली कहाँ से, कैश और ड्यू की। मैं कह रहा था यार ये एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस प्रीमाइसेस, आपके बिजनेस प्रीमाइसेस से रिलेटेड जो भी खर्चा हो, से फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल टैक्सेस है, तो आपकी अगर अकाउंटिंग ड्यू बेसिस चल रही है तो ये खर्चा भी ड्यू बेसिस पे अलाउड है। आपकी अकाउंटिंग कैश बेसिस पे चल रही है तो फिर ये खर्चा किस पे अलाउड है, कैश बेसिस पे अलाउड है। समझ में आया कि नहीं? अब ये बात म्युनिसिपल टैक्सेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सब पे ही एप्लीकेबल है। मतलब मैं ये कहूँगा कि फ़र्क क्या है कि हाउस प्रॉपर्टी में तो म्युनिसिपल टैक्सेस कैश बेसिस पे ही अलाउड है और यहाँ पे म्युनिसिपल टैक्सेस अलाउड है, आपने पे किया हो कि नहीं किया हो, एज पर योर अकाउंटिंग अलाउड है। वहाँ पे इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे अलाउड है, यहाँ पे इंटरेस्ट अलाउड है। समझ में आया? वहाँ पे छोटे मोटे खर्चों के लिए क्या मिलता है आपको, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। यहाँ पे ऐसा कोई स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% नहीं है, यहाँ पे जितना भी खर्चा एक्चुअली में हो रहा है सब अलाउड है। मतलब अगर इस बिल्डिंग से करंट रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है तो वो भी अलाउड है, इस बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन अलाउड है, इस बिल्डिंग से रिलेटेड जितने भी खर्चे मेरे होते हैं सब कुछ अलाउड है मेरा। ठीक है? क्या बोला? एक्सप्रेसली अलाउड, कोई बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, कोई जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। आप जिस बिल्डिंग में अपना बिजनेस करते हो उसके लिए सारे खर्चे अलाउड है। अगला कॉमन सेंस, रिपेयर एंड इंश्योरेंस एक्सपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी। सर कॉमन सेंस है, आज मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो बिजनेस करने के लिए मेरे को बिल्डिंग भी काम में आ रही है, फर्नीचर भी काम में आ रहा है, प्लांट एंड मशीनरी भी काम में आ रहा है, तो इनके ऊपर जो मेरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अब आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर समझते हो कि नहीं समझते हो? समझते हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब बिल्डिंग खरीदना, फर्नीचर खरीदना, प्लांट एंड मशीनरी खरीदना, तो वो तो अलाउड नहीं होगा। उसके ऊपर तो क्या अलाउड होगा, डेप्रिसिएशन। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इनका रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इनके इंश्योरेंस के चार्जेस, और अगर मैंने इनको किराए पे दिया है तो इनका हायर चार्जेस। तो ये सारी चीज़ें क्या है, अलाउड। कॉमन सेंस और नॉट। लिखने की जरूरत थी क्या इनको? नहीं सर, जो चीज़ बिजनेस में काम में ले रहा हूँ उसमें जो खर्चा हो रहा है वो तो अलाउड होगा ही होगा। अगला डेप्रिसिएशन, ये मैंडेटरी है। मैंडेटरी है मतलब आप जिन चीज़ों को काम में ले रहे हो उसमें डेप्रिसिएशन की रेट हम बताएंगे, उतनी रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करना ही करना है। कोई गेला यूँ बोले कि भाई साहब मेरी तो इस साल 10 लाख की इनकम है और मेरे है ना 11 लाख के दूसरे खर्चे हो गए, अभी डेप्रिसिएशन को तो भूल जाओ, दूसरे खर्चे ही क्या हो गए 11 लाख, तो ऑलरेडी मेरा तो लॉस आ रहा है 1 लाख का, तो टेंशन नहीं है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करते। मैं क्यों? अरे यार डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लूँगा तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी ना, रहने दे उसको ज़्यादा, आगे के सालों में जब इनकम आएगी तब डेप्रिशिएट कर लेंगे, तब डेप्रिशिएट कर लेंगे तो तब ये डेप्रिसिएशन तब काम आ जाएगा ना, अभी तो यूँ ही आ रहा है। मैं क्या भाई ये सब नहीं चलेगा, आपका प्रॉफिट हो कि लॉस हो हम नहीं जानते, डेप्रिसिएशन तो करना ही करना पड़ेगा। और देखा जाए तो दूसरे कोर्सेज में, सीए इंटर में नहीं, दूसरे कोर्सेज में जैसे बीकॉम में जब हम इनकम टैक्स पढ़ाते हैं तो दूसरे कोर्सेज में तो डेप्रिसिएशन एक सेपरेट चैप्टर है, इसके इतने सारे रूल्स हैं। आपको पीजीबीपी पढ़ने से पहले डेप्रिसिएशन पढ़ना पड़ेगा और उसके नोट्स भी मैं आपको इन नोट्स के बाद अलग से लिखाऊंगा, क्योंकि थोड़ा बहुत तो आइडिया हम ले ही चुके हैं कि डेप्रिसिएशन बहुत बड़ा हथियार है, आप उसको जैसे मर्जी पड़े यूज़ कर सकते हो, अपने एसेट को क्या, अपने प्रॉफिट को क्या कर सकते हो, फ्लक्चुएट कर सकते हो। तो भैया उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रिजिट कर दी कि 7-8 मेथड आप फाउंडेशन में पढ़ के आए, इनकम टैक्स में नहीं चलेगी, इनकम टैक्स में तो एक ही चलेगा WDV। भैया वहाँ पे तो आप पढ़ के आए कि जो डेप्रिसिएशन है वो असेट की वैल्यू के अकॉर्डिंगली, उसकी लाइफ के अकॉर्डिंगली, उसके यूज़ के अकॉर्डिंगली, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। लोहे का फर्नीचर हो कि लकड़ी का फर्नीचर हो, रेट फिक्स है कितना %? 10%। तो यहाँ पे रेट भी हम बताएंगे, मेथड भी हम बताएंगे, वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमें आपके मॉड्यूल से पढ़ने हैं। पर अलाउड है, मैंडेटरी है, प्रॉफिट हो के लॉस हो। इवन यूँ समझ लो कि डेप्रिसिएशन को तो एक स्पेशल दर्जा दिया गया है बिजनेस एंड प्रोफेशन में, इनके लिए तो खास करके अलग अलग रूल बनाए गए हैं। इसका एक ग्लिम्स दूं मैं आपको। मान लो कि मेरा नॉर्मल मेरी इनकम है 10 लाख और मेरे दूसरे जो खर्चे वो अभी मैंने बोला ना 11 लाख, अभी इस 11 लाख में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है, सिर्फ खर्चे कितने हैं 11 लाख।
तो 1 लाख का क्या है लॉस। अब सर ये तो सिर्फ दूसरे खर्चे, आप कह रहे हो डेप्रिसिएशन लगाना ज़रूरी है, तो मान लो डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, बेटा बाहर भगा दो, अगली बार कूलर बंद करवाऊँ क्या। डेप्रिसिएशन कितना है 4, तो एज पर अकाउंटिंग हम क्या पढ़ के आए हैं सर, डेप्रिसिएशन भी एक दूसरा खर्चा ही है। 11 लाख के दूसरे खर्चे, 4 लाख का डेप्रिसिएशन, टोटल खर्चा कितना हो गया 15 लाख। आप कह रहे हो आपकी इनकम कितनी है 10 में से 15 माइनस हो गए 5 लाख, तब क्या हो जाएगा लॉस। नहीं, हम इनकम टैक्स में इस 5 लाख को एज अ 5 लाख का लॉस नहीं देंगे। हम लॉस किसको बोलते हैं, जो दूसरे खर्चों की वजह से हो, कितना 1 लाख, और जो डेप्रिसिएशन की वजह से 4 लाख और नेगेटिव में आ रहा है, इसको बोलते हैं अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। इसका टर्म ही दूसरा है, क्या बोलेंगे इसको, अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन। मतलब मेरी इनकम से मेरा डेप्रिसिएशन राइट ऑफ नहीं हो पाया, अब्सॉर्ब नहीं हो पाया। सर ऐसा टेक्निकल टर्म देने से क्या फ़र्क पड़ गया, अरे बहुत गहरा फ़र्क पड़ गया। आपका अगर लॉस है 1 लाख का, तो इस लॉस को आप किसी और इनकम से एडजस्ट कर लोगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई इनकम है ही नहीं, तो आप इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर लोगे। ऐसा आप कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। लेकिन ये जो 4 लाख का अनअब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ना, इसको भी आप किसी भी इनकम से एडजस्ट कर सकते हो, ये तो बराबर ही है। एडजस्ट नहीं हुआ तो इसको भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। और कितने साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इन्फिनिटी, इनडेफिनिट ईयर्स तक आप इसको क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अच्छी बात कि बुरी बात, अच्छी बात। तो स्पेशल दर्जा मिला ना इसको, हाँ, कि सर डेप्रिसिएशन को अलग से अकाउंट फॉर कर लो, इसकी वजह से अगर कोई लॉस हो रहा है ना, तो वो आम लॉस नहीं है, वो तो मेंटोस जिंदगी वाला लॉस है, उसको तो कभी आपका नुकसान हो ही नहीं सकता। वो ये वाला लॉस तो जब तक भरपाई नहीं हो रही तब तक आप कैरी फॉरवर्ड करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ, करे जाओ। समझे कि नहीं। तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ब्लॉक ऑफ एसेट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे। हाल फिलहाल तो हमें किस पे फोकस करना है, हेडिंग पे। हेडिंग क्या है इसकी, एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली अलाउड। तो कौन कौन से खर्चे हैं जो एक्सप्रेसली अलाउड है, ठीक है। नेक्स्ट फिर है टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, सेक्शन 33AB। स्टार मार्क करने वाला पॉइंट है, इसको अपन अलग से पढ़ते हैं। चलो सेक्शन 33AB, अब ये नंबर से याद रखना पड़ेगा, 33AB और 35AD है ना। तो 33AB क्या है, टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट, नाम है इसका, टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट अकाउंट। हमारे देश में जब आज़ाद हुआ तो टी कॉफ़ी रबर इनकी उत्पादन तो थी, मतलब इनकी ग्रोथ तो थी, हम इनकी खेती बाड़ी तो कर रहे थे, पर इनकी हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। आप समझते हो ना, ये तीनों ही चीज़ एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें एग्रीकल्चर भी है और बिजनेस प्रोसेस भी है। समझ रहे हो कि नहीं। तीनों चीज़ों को पहले उगाना पड़ता है, टी को, कॉफ़ी को और रबड़ को। तुम में से अगर कोई ऐसा नादान हो कि जिसको ये पता ना हो कि रबड़ भी पेड़ में से निकलता है, तो नाला हमने खुलवा रखा है, जाके आप डूब सकते हो, मर सकते हो, ठीक है। पेड़ों के अंदर से रबड़ का पल्प निकलता है। फिर इन तीनों को, टी, कॉफ़ी और रबड़, इनका जो रॉ प्रोड्यूस है, जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसको आप डायरेक्टली किसी भी काम में नहीं ले सकते। इन सब की प्रोसेसिंग लगती है, जिसमें हैवी मशीनरी लगती है। तो फिर सर इसका जो बिजनेस करता है वो खुद खेतीबाड़ी भी कर रहा होगा और खेतीबाड़ी करके बिजनेस का प्रोसेस भी कर रहा होगा। और हमारे देश में खास बात क्या है कि खेतीबाड़ी की इनकम क्या है, माफ है, ठीक है, लेकिन बिजनेस की इनकम क्या है, टैक्सेबल है। और फिर देखा कि आज़ादी के बाद ये बिजनेस तो बहुत कम है, जितनी इनका कंजम्पशन है, जितना इनका ग्रोथ है, उसके मुकाबले में प्रोसेसिंग यूनिट बहुत कम है। तो हम तो पागल बन रहे हैं, हम रॉ मटेरियल तो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और वो वहीं से महंगा वाला प्रोसेस होके वो वापस हमारे पास आ रहा है और हम चुस्की लेके चाय पी रहे हैं। मतलब हमारी 100 रुपये की चीज़ को हम 120 में बेच के 250-300 रुपये में खरीद रहे हैं। पागल बन रहे कि नहीं बन रहे। उन्होंने कहा भैया एक काम करो, अब इसके बिजनेस प्रोसेस में जितना इन्वेस्ट कर सकते हो कर लो, जितना इन्वेस्ट करोगे उतने का हम आपको इनकम टैक्स में क्या दे देंगे, डिडक्शन दे देंगे। इट मीन्स अब हम कहें कि मान लो टी, कॉफ़ी और रबड़ के बिजनेस से आपने 100 करोड़ रुपीस कमा लिए। कैसे कमाए कि आपने पहले दार्जिलिंग में चाय के एक बागान खरीदे, उसमें चाय पत्ती उगाई, उसको तोड़ी, ठीक है, उसको मशीन में प्रोसेस करी और उसको बेची। इस पूरे प्रोसेस में 100% प्रोसेस में आपको जो प्रॉफिट हुआ ना,
वो कितना हुआ बेटा, 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो पहले इस 100 करोड़ में सबसे पहले एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 33AB। ये सेक्शन 33AB कहता है कि आपके प्रॉफिट का 40% हिस्सा अगर आप ये 33AB वाला अकाउंट टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में पैसे जमा कराते हो, दिस इज सेम एज कैपिटल गेन सेविंग स्कीम अकाउंट। के एग्जेम्पशन चाहिए ना तुमको, 3 साल में घर बनाना है ना तुमको, तो चलो बैंक अकाउंट में पैसे जमा करा दो और हमें रसीद दे दो कि तुमने पैसे जमा करा दिए। तुम पैसा जमा करा दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। तो सेम तरीके से टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में अपने 100 करोड़ में से 40 करोड़ रुपए जमा करा दो। अगर आपने जमा करा दिया तो इसका आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन। अब यार मुझसे जैद पूछे सर मैंने 40 करोड़ जमा नहीं कराया तो हमें तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सर मैंने 30 ही जमा कराया तो गधे डिडक्शन कितने का मिलेगा, 30 का। सर मैं 50 जमा करा दूं तो अमाउंट डिपॉजिटेड और 40% विच एवर इज लोअर। क्लियर। सर जमा करा के क्या करना है, अचार डालना है क्या? जमा करा के आप कभी भी, अब इसमें कोई 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, जमा करा के पटके रखो उधर और जब भी उसको यूज करो टी कॉफी रबर डेवलपमेंट के प्लांट एंड मशीनरी में यूज करो। मिसयूज करोगे तो जिस साल में मिसयूज करा उस साल में टैक्स है। तो कितनी अच्छी बात है। कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट से भी बेहतर है। वहाँ तो बाउंडेशन थी कि 3 साल में घर बनाना ही पड़ेगा, यहाँ 3 साल जैसी कोई बाउंडेशन नहीं। पैसा जमा कराओ क्योंकि यार प्लांट एंड मशीनरी बहुत महंगी आती है। 1 साल के प्रॉफिट के 40% से प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगी क्या? नहीं सर, बहुत हैवी प्लांट एंड मशीनरी आती है। तो बरसों तक पैसे जमा करो, आपको लगे कि भाई 1 यूनिट और डल सकती है, प्लांट एंड मशीनरी और खरीद के ला सकते हैं तो ले आओ। कोई मतलब वो जो डिडक्शन तो आप पहले ही ले चुके हो तो बेटर हो गया आपके लिए। बस आप उसको, ये तो रेस्ट्रिक्शन थी आपके ऊपर कि उस पैसे को आप कहाँ यूज़ करोगे, प्लांट एंड मशीनरी में यूज़ करोगे। ठीक है। अब यूसेज वाला पॉइंट हमारे क्वेश्चन में नहीं आता। हमारे क्वेश्चन में तो किसका पॉइंट आता है, इस साल प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट में से मैंने 100 एंड 100 अमाउंट टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में जमा करा दिया। हम क्या देखेंगे कि ये अमाउंट 40% से कम है कि 40% से ज़्यादा है। ठीक है। 40% से ज़्यादा है तो 40% अलाउड है, 40% से कम है तो कम वाला जितना जमा करा उतना अलाउड। ठीक है। ये तो हुआ एक बेनिफिट। अब अगला बेनिफिट कि सर ये जो, ये क्या है रे, चेंज करूं क्या फॉन्ट? अब ये तो एक बेनिफिट। अगला बेनिफिट क्या कि वो जो रिमेनिंग 60% आपका टैक्सेबल है ना, उस 60% में भी ये जो प्रॉफिट बचा है, अभी आपने समझा कि ये तीनों चीज़ ऐसी हैं कि जो जिनकी पहले खेती बाड़ी होती है फिर प्रोसेसिंग होती है। मतलब इसमें भी कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर इनकम आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना। तो इस टी कॉफ़ी रबर में से टी का पढ़ा देता हूँ अभी, में से सिर्फ और सिर्फ इसका पढ़ा रहा हूँ, टी का। कॉफ़ी और रबर का नहीं बता। टी में इन्होंने एक स्टैंडर्ड रेट रख रखी है 60-40। 60-40 मतलब रिमेनिंग 60 करोड़ में से 60% तो क्या मानी जाएगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी और 40% ही क्या मानी जाएगी, आपकी बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी। जो एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी और जो टैक्सेबल है वो सिर्फ 60 का 40%, मतलब कितना, 24 करोड़। सारे खर्चे माइनस करने के बाद प्रॉफिट आया 100 करोड़। 40% जमा करा दिया, 40 वहाँ माफ हो गया। 60 करोड़ टैक्सेबल होता, उसमें से भी 60% क्या मान लिया मैंने, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट हो गई। 40% ही क्या होगा, टैक्सेबल होगा। समझ में आया? 33AB क्या कहता है कि टी कॉफी रबर का बिजनेस कर रहे हो तो अप टू 40% आप टी कॉफी रबर डेवलपमेंट अकाउंट में जमा करा दोगे तो डिडक्शन मिल जाएगा। फिर ये अगला वाला पार्ट, इसको अपन बोलते हैं पार्टली एग्रीकल्चर इनकम। क्या बोलते हैं? कि कोई ऐसी चीज जिसमें खेती बाड़ी भी हो रही है और बिजनेस प्रोसेस भी हो रहा है, इसमें इन 3 चीज के तो स्टैंडर्ड इन्होंने सेट कर रखे हैं। टी, कॉफी और रबर, इनके तो इन्होंने सेट कर रखे हैं 60-40, 65-35, 75-25। बाकी सबके लिए सेट नहीं कर रहे। बाकी सबके लिए कह रहे हैं एज पर एक्चुअल, एज पर फैक्ट्स। हेलो जी भाई,
अबे गवर्नमेंट, ऐसी कौन सी गवर्नमेंट आ गई जो फोर्सफुली दुकानें बंद करवा रही है? तो इलीगल कर रहा था तो डंडा तो पड़ेगा ना। तो चलो आगे बढ़े अपन। खुशी बेटा, अच्छे रूल है, अच्छी बात है, तो माफ हो रहा है पैसा, देश की तरक्की हो रही है। चले बढ़े, आगे बढ़े। 33AB में मैं फर्दर डिस्कस नहीं करना चाहता, इतना सही रूल है 40% बस, ठीक है। पार्टली एग्रीकल्चर इनकम, टी कॉफ़ी रबर डेवलपमेंट, इसका टॉपिक हमारे ही नोट्स में अलग से आएगा, तो वहाँ रेशियोज़ पढ़ेंगे, लेकिन वो रेशियो टी कॉफ़ी और रबर के लिए ही है, बाकी सबके लिए रेशियो नहीं है। मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस काम में आते हैं। एग्जाम्पल शुगर है ना, वो किससे बनता है? शुगर केन से। तो हो सकता है कि जिसकी शुगर की फैक्ट्री हो उसके खुद के शुगर केन के बाग भी हों, उसके खेत भी हों, तो वो अपनी उसमें शुगर केन उगा रहा है और उससे गन्ने से ही क्या बनवा रहा है? शक्कर भी बना रहा है। तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में ले लेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू मतलब साला तेरी खेती बाड़ी से जो भी प्रोड्यूस निकला उसकी अगर फेयर मार्केट वैल्यू 150 है तो मैं यहाँ पे 150 की क्या मान लूँगा? कॉस्ट मान लूँगा। मतलब 150 तक का प्रॉफिट मेरा वैसे ही क्या हो गया? माफ़ हो गया ना। छोटे से शब्दों में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, तो बाकी सब जगह तो एज पर फैक्ट्स मतलब फेयर मार्केट वैल्यू, और यहाँ पे 60, 40, 65, 35, 25, 75 ये अपन डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट है कुछ सेक्शंस, एक्सप्रेसली के सेक्शंस। अब वर्ड को समझो, एक्सप्रेसली अलाउड, तो हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा हो जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड भी ना हो, और हो सकता था इन अ नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस अलाउड होना भी नहीं चाहिए था, पर सरकार का कोई ना कोई ऐसा इंटेंशन है जिसके लिए बोल रही कि बेटा ये वाला खर्चा तो हम कह रहे हैं ना अलाउड है, अब सोच मत जाओ। तो अगला उसमें खर्चा है जिसके लिए हमें पूरा चार्ट पढ़ना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। हाँ, तो इंडिया कब बढ़ेगा? जब इंडिया में रिसर्च होगा, साइंटिफिक रिसर्च होगा। साइंटिफिक रिसर्च होगा तभी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट के फीचर्स और बेटर बनेंगे। हाँ, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि आप अपने बिजनेस में है ना साइंटिफिक रिसर्च करो। जैसा वो घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, बरसों से उनकी एडवर्टीजमेंट में उनकी लेबोरेटरी ही आती है। हाँ, वो डॉक्टर पेन की रिसर्च ही करते रहते हैं। आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, अब और भी बेहतर। हाँ, ये टूथपेस्ट के सारे उसमें यही आता है। हाँ, इसमें नमक है, इसमें काजू है, इसमें बादाम है। हाँ, तो ये क्या कर रहे हैं कि हम कंटिन्यूसली R&D कर रहे हैं, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उस रिसर्च एंड डेवलपमेंट से नई नई चीज़ें इनोवेट कर रहे हैं। अब और भी बेहतर, पिछले वाला इतना अच्छा नहीं था, अब और भी बेहतर। तो कह रहे करो, जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी फुल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर। मतलब मान लो साइंटिस्ट पागल हो जा रहे हैं, हर बार रिसर्च थोड़ी बेटर होती है, कभी कभी तो नुकसान भी होता है, कुछ नतीजा भी नहीं निकलता। बहुत टाइम तक रिसर्च करो तो शायद कुछ निकलता है जो हो सकता है नसीब से पहली बार में ही निकल जाता है कि नहीं। तो इन्होंने कहा हम तो चाहते हैं कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, तो इस रिसर्च पे जो भी खर्चा हो रहा है ना सब अलाउड है, सब अलाउड है, इवन नॉर्मल से ज़्यादा अलाउड है। और इवन तुमसे नहीं हो रहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो जो कर रहा है उसको पैसे दे दो, वो दोगे ना तो वो भी अलाउड है। मीन्स अभी मैं आपको थोड़ा सा पढ़ाऊंगा एक्सपेंसेस एक्सप्रेसली नॉट अलाउड, उसमें हम पढ़ेंगे दान धर्म अलाउड नहीं है। बिजनेस में दान धर्म अलाउड नहीं है, भले ही तुम कितने भी ऑप्टिमिस्टिक क्यों ना हो। समझते हो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब? मतलब उसको यूँ लगता है कि मैं भिखारी को भीख दूंगा ना तभी ऊपर वाला मेरे को देगा, क्योंकि उसकी माँ उसकी उस पर ही वो सरस्वती बैठी है, तो एक जगह 70 मिलेंगे, तो 70 की लालच में मैं एक दिए जा रहा हूँ। ठीक है, मेरा एक क्लाइंट है, वो जब रमज़ान आते हैं तो क्या करता है, वो 5-10 हज़ार रुपये के 5-5 के चिल्लर खरीद लेता है। तो पूरे इतनी बड़ी कट्टा उसने 5-5 के सिक्के का चिल्लर मंगा लिया। ठीक है, और वो उसके काउंटर पे बैठता है, जो भी भिखारी आता है एक मुट्ठा देता जाता है, दानी आदमी मुट्ठे भर के पैसे दे रहा है, मज़े आ रहे हैं उसको, क्योंकि हमें इंटरनल पीस मिलता है ना उससे। ए भाई, वो तू कहे ये 5,000 का मेरा खर्चा है, दान धर्म किया, अलाउड नहीं है।
ठीक है। तो बिजनेस एंड प्रोफेशन में दान धर्म अलाउड नहीं है, लेकिन अगर वो दान धर्म आपने पता है किसके लिए किया है, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, तो फिर वो अलाउड है। ठीक है, तो चलो इसके पूरी डिटेल पढ़ते हैं। किसी को भी, तू क्या है, ये भूखा था मैंने खाना खिला दिया इसको, प्लीज़ अलाउ कर दो, नहीं अलाउ। ठीक है, यहाँ एक्सेप्शन एग्जेम्पशन ऑन साइंटिफिक रिसर्च है। ठीक है, साइंटिफिक रिसर्च करोगे तो क्या क्या एग्जेम्पशन मिलेंगे। तो पहला उन्होंने कहा इन हाउस एक्सपेंडिचर, और फिर कहा डोनेशन ऑफ अ सम ओनली। इस पे बाद में चलते हैं। इन हाउस एक्सपेंडिचर में लिखा हुआ रिलेटेड टू असेसिव बिजनेस, कि मैं चीज़ का बिजनेस कर रहा हूँ ना, उस बिजनेस से रिलेटेड मैं क्या कर रहा हूँ, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा हूँ। जैसे वो सारे टूथपेस्ट वाले, डिटर्जेंट वाले अपनी लेबोरेटरी दिखाते हैं ना, कि देखो हमारी लेबोरेटरी में इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं और ये बैठ के वैज्ञानिक क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और अब और भी बेहतर बनाए जा रहे हैं। तो उस लेबोरेटरी में मेरा जितना भी खर्चा हो रहा है, ये सब एज पर इनकम टैक्स अलाउड है, और ये खर्चा नॉर्मल खर्चों से बढ़ के अलाउड है। कैसे, एक एग्जाम्पल ले, मान लो अब मेरे 2 डिपार्टमेंट है, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है और एक मेरा नॉर्मल ऑपरेशन का डिपार्टमेंट है। नॉर्मल ऑपरेशन का डिपार्टमेंट मतलब जिसमें दूसरे बिजनेस के एक्टिविटीज़ होती है, मेरे नोट्स प्रिंट होते हैं, मेरे नोट्स डेवलप होते हैं। एक होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसमें हम टेक्निक्स पे काम कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि देखो 2 अलग अलग ऑफिस हो गए आपके, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहा है या नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही है। अब कोई रेवेन्यू खर्चा यहाँ हो रहा है तो भी अलाउड है, कोई खर्चा यहाँ हो रहा है तो भी अलाउड है, क्योंकि दोनों खर्चे किसके लिए हो रहे हैं, बिजनेस के लिए। तो ये तो क्या है, आम जिंदगी। लेकिन बेटा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो रहा है और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ हो रहा है, इन दोनों में फ़र्क है। सर क्या फ़र्क है कि एज पर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन आप अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो, मतलब बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर खरीद के लाते हो, तो आपको क्या अलाउड होता है, उसका डेप्रीसिएशन है कि नहीं। लाख रुपए की मशीनरी खरीद के लाए, 15% डेप्रीसिएशन मिलेगा, इस साल कितना अलाउड होगा, 15,000। लेकिन अगर यही कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने किसके लिए किया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो 100% डिडक्शन। कितना मिलेगा, 100% डिडक्शन। अब कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिसमें पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है, अब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अगर सक्सेसफुल होती है तो जाके फिर वो बिजनेस मॉडल में क्या हो जाती है, कन्वर्ट होती है। मतलब मान लो कि अब वो कोरोना आ गया तो मेरे को तो कोरोना की वैक्सीन बनानी थी, अब मैं लग गया सारे केमिकल्स लेके वैक्सीन बनाने के ऊपर। ठीक है, 3 साल बाद नतीजा आया कि वैक्सीन बन गई, अब मैं बना के इसको बेचूंगा, मेरे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये कहता है कि बिज़नेस तो आपने 3 साल बाद चालू किया ना, हाँ, तो 3 साल बाद चालू किया तो भी कोई बात नहीं, पिछले 3 साल के भी जो खर्चे हैं ना, वो भी इस साल में आपको सब क्या हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो पढ़ो चार्ट पूरा, पॉज कर दो। हेलो, बहुत वैलिड क्वेश्चन है, बहुत वैलिड क्वेश्चन है आपका कि अगर मैं 8 साल तक रिसर्च कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा तो क्या होगा। इस क्वेश्चन को अपन ये चार्ट पढ़ने के बाद पढ़ते हैं। ठीक है, पहले रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या कह रहा है। रूल ये कह रहा है कि आपने इन हाउस एक्सपेंडिचर किया, अपने बिजनेस से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी। यहाँ देख ले दीपक, नहीं तो जल जाएगा तू। ठीक है, दीपक ही नाम है तेरा, है ना, चल यहाँ आप देख। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अच्छे से समझते हो, रिकरिंग इन नेचर, डे टू डे वाले, ठीक है, वो जो करंट ईयर के कर रहे हो वो तो 100% अलाउड है। तो मैं कह रहा हूँ क्या नई बात है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो सारे ही अलाउड होते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि नहीं, पिछले 3 साल के जो हैं वो भी अलाउड है। तो प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट मतलब जब से आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है उस ईयर के भी पिछले 3 साल के जो खर्चे हैं वो आपको ईयर ऑफ कमेंसमेंट में ही क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे, अलाउड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन इसमें एक रेस्ट्रिक्शन है। क्या रेस्ट्रिक्शन है कि उन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में से सिर्फ 2 ही एक्सपेंडिचर अलाउड होंगे, सारे नहीं होंगे। और वो 2 कौन से हैं जो मेजर खर्चे होते हैं, एक तो है परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और दूसरा है सैलरी टू स्टाफ। बस इनके सिवा, मतलब मैंने लेबोरेटरी किराए पे ले रखी है तो वो अलाउड नहीं है, लेबोरेटरी में साफ़ सफाई का मटेरियल आ रहा है तो वो अलाउड नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई करने वाला कोई ह्यूमन आ रहा है और उसको मैं उसकी सैलरी दे रहा हूँ तो वो अलाउड है। समझ में आया। तो इन्होंने कहा सिर्फ 2 चीज़ें अलाउड है पिछले 3 सालों के लिए, करंट ईयर के लिए तो सब अलाउड है, पिछले 3 साल के लिए सैलरी और परचेज ऑफ रॉ मटीरियल। सैलरी में भी मॉनिटरी सैलरी,
दुनिया भर के कोई दूसरे अलाउंसेस दे रहे हो, परक्यूसिट्स दे रहे हो, तो वो अलाउड नहीं है, सिर्फ बेसिक सैलरी अलाउड है। सर ये बेसिक सैलरी क्या होती है, अलाउंस क्या होता है, परक्यूसिट क्या होती है, ये अपन सैलरी वाले चक्कर में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। हाल फिलहाल सिर्फ इतना समझो कि बेसिक सैलरी 20,000 रुपये महीना दूंगा, अलाउंस आने जाने के 2,000 रुपये और दे दूंगा अलाउंस, परक्यूसिट्स हमारी गाड़ी वहाँ से आती है, बैठ के आ जाओ, तो फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो क्या है वो परक्यूसिट। एक फैसिलिटी को बियर करने के लिए पैसे दे रहा हूँ अलाउंस, एक फैसिलिटी ही दे रहा हूँ, तो फिर वो क्या है परक्यूसिट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ बेसिक सैलरी अलाउड है, अलाउंस और परक्यूसिट्स अलाउड नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ओके। अब ये तो किसके लिए, पिछले 3 साल के लिए। सर करंट ईयर में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या? नहीं, करंट ईयर में तो सब अलाउड है, XYZ जितना भी खर्च हो, सेम टू सेम कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। करंट ईयर में कैपिटल एक्सपेंडिचर है 100% अलाउड है एक्सेप्ट लैंड, क्योंकि लैंड तो कभी खर्चा होता ही नहीं है। बिल्डिंग तो फिर भी आप कह सकते हो कि 1 साल का नहीं 50 साल का खर्चा है, खर्चा तो है, बिल्डिंग डिमोलिश तो होगी, डिस्ट्रॉय तो होगी, लेकिन लैंड कभी खत्म होगी क्या? नहीं, ये तो रियल इन्वेस्टमेंट है। तो एक बात याद रखना, बिजनेस एंड प्रोफेशन में लैंड से रिलेटेड कुछ भी अलाउड नहीं है। नॉर्मल लैंड हो कि साइंटिफिक रिसर्च वाली लैंड हो, कुछ भी हो, लैंड प्योर इन्वेस्टमेंट है, इससे रिलेटेड इसकी जो खरीद का पैसा है वो कभी भी एज अ एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा। मैंने ये लैंड 1 करोड़ में खरीदी है तो ये 1 करोड़ का 1 करोड़ ही रहेगा, ये किसी भी रीज़न से ये 1 करोड़ मेरे बिजनेस की इनकम में से माइनस नहीं होंगे। लेकिन 1 करोड़ की लैंड में 2 करोड़ की बिल्डिंग और बनाई, टोटल लैंड एंड बिल्डिंग कितनी हो गई? 3 करोड़। तो डेप्रिसिएशन 3 पे नहीं मिलेगा, डेप्रिसिएशन किस में मिलेगा? 2 पे। समझ में आया? क्लियर है ये बात? तो कोई सा भी खर्चा हो एक्सेप्ट लैंड, तो मैं कहूँगा बेटा ये एक्सेप्ट लैंड वाली बात तो जो है ये भी कॉमन सेंस है, इसके लिए कोई नई थोड़ी है, ये तो पूरे बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही है कि लैंड पे तो कभी कुछ चीज़ अलाउड होती ही नहीं है। हाँ, लेकिन उन्होंने स्पेसिफिक बोल दिया, कोई अनजाना यूँ ले ले कि सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है तो लैंड भी तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नहीं, लैंड को छोड़ के बाकी सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है। मतलब एक बिल्डिंग बनाई नॉर्मल बिजनेस के लिए 2 करोड़, उस पर मिलेगा 10% का डेप्रिसिएशन, ओनली 20 लाख रुपए अलाउड होंगे। एक 2 करोड़ की लेबोरेटरी बनाई साइंटिफिक रिसर्च के लिए तो 100% डिडक्शन मिलेगा, पूरे 2 करोड़ पहले साल में क्या हो जाएंगे? अलाउड हो जाएंगे। समझेंगे नहीं? हाँ, ओके। अब सर इधर भी वही बात है, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट, और इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन भी नहीं है। जिस साल आपने बिजनेस स्टार्ट किया उस साल के तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड है ही है, उसके पिछले 3 सालों में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किए होंगे वो भी सारे के सारे अलाउड है एक्सेप्ट लैंड। ठीक, इट मीन्स सबसे बढ़िया बात जो इन्होंने कही वो तो ये है कि क्या मिल रहा है सर? 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर मिल रहा है, जो कि पहले नहीं था। तो ये हुआ ना प्रमोशन। ये चीज़ कह के आपने हमें क्या किया? प्रमोट किया कि चलो ठीक है हम करते हैं साइंटिफिक रिसर्च, क्योंकि जितना रिसर्च करेंगे सब खर्चा माना जाएगा। सर यहाँ पे ये जो करंट ईयर का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड कर रहे हो तो ये तो मेरे लिए क्या है? आम जिंदगी। ये तो बाकी सब जगह भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अलाउड है। इसमें से थोड़ा सा बेनिफिट और कहाँ मिला कि पिछले 3 सालों के भी अलाउड है, लेकिन सिर्फ 2 चीज़ें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज। समझ में आया कि नहीं? अब उस बच्चे का डाउट पूछते लेते हैं अपन। वो कह रहा है कि सर मैं तो 8 साल से कर रहा हूँ, नतीजा कुछ निकला ही नहीं। तो हम यूँ कहेंगे भाई साहब पहले बिजनेस स्टार्ट कर लो, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसके साथ साइमल्टेनियस चलाओ। साइमल्टेनियस चलाओगे तो आपका बिजनेस चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी चल रहा है, तो ये 3 साल वाली कंडीशन एप्लीकेबल करने की जरूरत ही नहीं है। सारे खर्चे कौन से? करंट ईयर के, क्योंकि बिजनेस तो रनिंग में है ही सी। हर साल जो खर्चा करते जाओगे वो उस बिजनेस की इनकम में से माइनस होते जाएंगे। आप क्यों वैज्ञानिक बन रहे हो? अगर नहीं सर हम तो देश का भला करेंगे, हम तो वैज्ञानिक बनेंगे, बनो भाई। आप रिसर्च 8 साल से कर रहे हो, 90वें साल में आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो 8 में से 3 साल का ही खर्चा लोगे। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ओके। ये तो क्या सर, ये तो वो करेंगे जिनमें इतनी ताकत है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले रास्ते चलते आदमी थोड़ी होंगे, वो तो बड़े बड़े साइंटिस्ट होंगे, मतलब बहुत महंगी वाली ह्यूमन रिसोर्स होगी वो, तो उनको तो काफ़ी पैसे देने पड़ेंगे। तो इतना पैसा होना चाहिए हमारे पास, तो हर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं करता। तो आप क्या करो, ऐसे इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ो जो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहे हैं, और उनको क्या दे दो आप? डोनेशन दे दो। ठीक है, लेकिन डोनेशन भी किसका होना चाहिए?
ऑफ अ सम, मतलब डोनेशन में क्या दोगे, पैसे दोगे। लोहा लक्कड़ कबाड़ दोगे तो नहीं चलेगा। तुम कहो तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए इक्विपमेंट चाहिए, मैं इक्विपमेंट खरीद के दे देता हूँ, तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तुम्हें लाइट पंखे कूलर एसी चाहिए, मैं लाइट पंखे कूलर एसी दे देता हूँ, तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। भाई उनको तो पैसा चाहिए, चुपचाप पैसे दो, पैसे दोगे तो डिडक्शन मिलेगा आपको, ठीक है। अब सर पैसे किसको दो, क्योंकि भिखारी को तो भीख अलाउड करी नहीं, इनको अलाउड कर रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं, 4 लोग, 4 टेक्निकल टर्म, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। कौन है, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। मेडिकल कॉलेज, कॉलेज भी है, अस्पताल भी है, तो जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं वो सीखते भी हैं, तो मेडिकल कॉलेज को दो। वो मेडिकल हॉस्पिटल जो है वो एक इंस्टीट्यूशन है, उसको दो। कोई एसोसिएशन है उसको दो, कोई यूनिवर्सिटी है उसको दो। इन 4 लोगों को डोनेशन दो। अब इनको आप किसी भी पर्पस के लिए दो, मतलब मान लो मेरा काम पढ़ाना है और वो मेडिकल कॉलेज वाले रिसर्च किस पे कर रहे हैं, कोरोना पे, दो तो सर उस कोरोना का मेरे बिजनेस से तो कोई लेना देना है ही नहीं, उससे मुझे कोई इमीडिएट बेनिफिट तो मिलने वाला है ही नहीं, वो तो देश का उद्धार होगा तो कोई बात नहीं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आप डोनेशन दे रहे हो, जिस रिसर्च के लिए दे रहे हो, वो रिसर्च आपके बिजनेस से कनेक्टेड है कि नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं है। आप तो दो डोनेशन, बिंदास डोनेशन दो। अब पहले तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 35, ये बहुत अट्रैक्टिव हुआ करता था। अट्रैक्टिव इसलिए हुआ करता था क्योंकि पहले इसमें अगर आप 100 रुपये का डोनेशन देते थे तो डिडक्शन आपको 150 रुपये मिलता था। समझे आप, वेटेड डिडक्शन बोलते थे इसको, कि आपने किसी को 1 लाख रुपए का डोनेशन दिया तो आपके खर्चे में से 1.5 लाख रुपए माइनस होते थे। फिर अब ताई जी ने ये मना कर दिया कि वेटेड डिडक्शन अब अलाउड नहीं है, अब तो जितना डोनेशन दोगे बस उतना ही अलाउड है, ज़्यादा हवा में मत उड़ो। तो ये ला सर, अब किसको डोनेशन दे और कितना दे। तालियां बजाओ छोरे के लिए, जोर से तालियां बजाओ छोरे के लिए। अब ये कह रहा है सर 100 रुपये देंगे, 100 रुपये का डिडक्शन मिलेगा, तो मैं तो नहीं दूंगा, तू बनिया है, गुजराती, एनी बनियाज इन द हाउस, ठीक है। ये छोरा सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है अबे डोनेशन क्यों दूँ, टैक्स बचाने के लिए। टैक्स कितना लगेगा, 30%, तो मैं बेवकूफ़ हूँ क्या, 30% बचाने के लिए 100 रुपये दे दूँ, मतलब 30 रुपये की सेविंग करने के लिए 100 रुपये खर्च कर दूँ, तो मैं दूँगा क्या। हाँ, कोई नहीं देगा। कौन देगा कि अगर वो लोग मेरे पते की रिसर्च कर रहे होंगे तो, और मेरा उनके साथ एक एग्रीमेंट होगा कि तुम्हारी रिसर्च से जो भी फाइंडिंग आए वो आप मुझे प्रोवाइड करोगे, तो फिर मैं दे दूँगा। कि कहाँ यार अपन लाखों का खर्चा करेंगे, हज़ारों का डोनेशन दे के रिसर्च मिल रहा है, तो रिसर्च की फाइंडिंग्स ले लो और उसको अपने बिजनेस में अप्लाई कर दो, ठीक है। हाँ, लेकिन तू यूँ कहे कि सर कोरोना गो, कोरोना गो, ठीक है, तो हम तो रिसर्च करवाएंगे, दो भाई, सरकार भी उतना ही करेगी जितना वो कर सकती है, 100% क्या कर देगी, अलाउ कर देगी, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सर फिर तो कोई डोनेशन देगा ही नहीं। अरे देगा यार, उसको काम होगा तो देगा, नहीं देना होगा तो नहीं देगा, और हो सकता है किसी की सेटिंग भी हो, वो 100 रुपये चेक से दे के 90 रुपये वापस ले रहा हो, तो उसके तो 10 रुपये में 30 रुपये का फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा, पर वो सब हम सीखते नहीं हैं, ऐसे नहीं होता ऐसा कहीं पे भी, ठीक है। चलो, मैं नहीं सिखा सकता, मुझे आता भी नहीं है, ठीक है। यहाँ डोनेशन ऑफ अ सम ओनली किसको दे रहे हैं, एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट 2 तरीके के होते हैं, एक होता है साइंटिफिक रिसर्च, विज्ञान का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना, एक तो है साइंटिफिक, एक है सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च। सर ये सोशल एंड स्टैटिस्टिकल रिसर्च क्या होता है, आज के ज़माने में खूब डिमांड है इनकी, लोग बढ़िया टाइम पास करने का पैसा लेते हैं लोगों से। जैसे एक इंस्टीट्यूशन को अपनी ब्रांचेस डालनी थी, मतलब यूँ मान लो कि किसी स्कूल वालों को मल्टीपल स्कूल्स ओपन करने थे अलग अलग सिटीज़ में, तो वो डायरेक्टली अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे वो इनी मिनी माइनी मोनी करेगा, वो पहले रिसर्च कराएगा कि उधर लोग कैसे हैं, वो पढ़ाई को तवज्जो देते हैं कि नहीं देते, पढ़े लिखे लोग कितने हैं, गंवार कितने हैं, अब जो पढ़े लिखे हैं उनकी इनकम स्केल कितनी है,
कि वो मेरी फ़ीस अफोर्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो कितने लोग कर पाएंगे और कितनी फ़ीस अफोर्ड कर पाएंगे। पहले मैं ये रिसर्च करूँगा, रिसर्च में रिजल्ट पॉजिटिव आया तो मैं मेरा इंस्टीट्यूट वहाँ डालूँगा, समझे कि नहीं। तो अब ऐसी एक एसोसिएशन है जो इन स्टैटिस्टिकल डेटा के ऊपर क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। वो घर घर जाके एक सर्वे कर रही है, उस सर्वे का रिजल्ट मुझे चाहिए, तो मैंने उनको क्या दे दिया है, डोनेशन दे दिया है। तो अगर आपने जो डोनेशन दिया है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए दिया है तो 100%, सोशल और स्टैटिस्टिकल के दिया है तो वो भी कितना, 100%। गंवार साले, पहले ये चार्ट काम का था क्योंकि यहाँ पे 150 था और यहाँ पे 125 था। अब तो ये वो वाला मीम बन गया है, कौन सी वाली बकरी, काली वाली के सफ़ेद वाली, कि काली वाली का बता दो तो 100% और सफ़ेद वाली वो भी 100%। ठीक है, तो कोई सा भी दो, सोशल दो कि स्टैटिस्टिकल दो कि साइंटिफिक दो, सब पे डिडक्शन कितना मिलेगा, 100%। फिर यहाँ इनको दिया तो 100%, ये काली बकरी। अगर किसी कंपनी को दिया तो भी कितना परसेंट, 100%। ठीक है, हाँ, लेकिन कंपनी में एक फ़र्क है, कंपनी को सोशल स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए दोगे ना तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। कंपनी को डोनेशन किसके लिए देना, साइंटिफिक रिसर्च के लिए। इनको सिर्फ साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही क्या मिलता है, डिडक्शन मिलता है। कंपनी कौन, जो रिसर्च कर रही है वो कंपनी है। आप तो कोई भी हो, आप इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो, कंपनी हो, कुछ भी हो, आप किसको दे रहे हो, आप किसी कंपनी को दे रहे हो तो आपको कितना मिलेगा, 100% डिडक्शन मिल जाएगा। अगला आते हैं, इधर नेशनल लेबोरेटरी को दे रहे हो, मतलब सरकारी लेबोरेटरी को दे रहे हो, सरकार की आईआईटी को दे रहे हो या अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी को दे रहे हो अंडर एन स्पेसिफिक डायरेक्शन कि मेरा ये डोनेशन आपका वो जो XYZ रिसर्च चल रहा है ना उसी में काम में लेना। यहाँ पे मैं कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं दे रहा, सर ये लो डोनेशन, आपकी मर्जी पड़े जिस किसी रिसर्च में यूज़ कर लो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपके 5 प्रोग्राम चल रहे हैं, 5 में से किसी में भी कर लो। यहाँ पे इन 3 को दूंगा तो बता के दूंगा, जता के दूंगा कि भाई साहब आपके 5 में से वो जो पहला वाला प्रोग्राम है ना उसमें ही मेरा ये रिसर्च काम में लेना। अब ये उनकी ईमानदारी, वो काम में ले के ना ले, मेरे एग्रीमेंट में, मेरे क्लॉज में वो प्रोग्राम मेरा लिखा हुआ है और वो प्रोग्राम भी सरकार द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। ये तो है ही अप्रूव, नेशनल है, सरकारी आईआईटी है और सरकारी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज़ है। इन्होंने सरकार से अप्रूव करके कुछ प्रोग्राम्स चला रखे, उन अप्रूव्ड प्रोग्राम में से किसी में मैंने डोनेशन दिया है तो उस पर भी मुझे कितना मिलेगा, 100%। तो क्या बेवकूफ़ी है, सब जगह तो 100% है, तो चार्ट अलग अलग क्यों बना रखा है। अरे भाई चार्ट तो पहले बहुत मतलब का होता था कि यहाँ पे 150% होता था, यहाँ पे टाइम हो गया, ओके, यहाँ पे 150% होता था या 125% होता था या 100% होता था और यहाँ 200% होता था। ठीक है, अब तो सब जगह कितना है, 100। तो सर आपको चार्ट मर्ज करना चाहिए था, मैं नहीं कर सकता। सबकी ऊपर वाली कंडीशन तो अभी भी वही है, क्या, यहाँ पे एसोसिएट इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी और कॉलेज, इनको सब चलेगा, साइंटिफिक भी चलेगा, सोशल स्टैटिस्टिकल भी चलेगा। यहाँ पे सिर्फ कौन सा चलेगा, साइंटिफिक। यहाँ पे कौन सा चलेगा, अप्रूव्ड प्रोग्राम अंडर एन स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्लियर है। अगर ये बात क्वेश्चन में गिवन ना हो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिया है कि नहीं दिया, तो अपन मान लेंगे कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में दिया है। समझ में आया, क्लियर। अगर ये मेंशन ना हो कि सोशल है कि साइंटिफिक है, तो हम मान लेंगे कि कौन सा है, साइंटिफिक है। क्लियर है, 100% डिडक्शन। डन, टाइम हो गया, बाय टाटा, सी यू।